हाय, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। तो आज तो अपन आज का जो पेपर है वो डिस्कस करेंगे हिंदू का, और जो प्रीवियस सेशन का जो पेपर रह गया दैट आल्सो आई गोना डिस्कस इट टुडे ओनली। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स। तो सबसे पहले आज का जो आर्टिकल है, जो सबसे इम्पोर्टेंट जो पहला आर्टिकल मैंने पिक किया दैट इज इंडिया लार्जेस्ट लेपर्ड सफारी ओपन एट बनेरघट्टा। ठीक है, भारत का सबसे लार्जेस्ट जो है लेपर्ड की सफारी का है, कहाँ पे ओपन की गई है? बनरघट्टा में। बनरघट्टा इज अ प्लेस इन बनरघट्टा एक जगह है जो कि बैंगलोर में है। ठीक है, इट्स इन बैंगलोर। तो एक तो ये सवाल डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे लार्जेस्ट जो लेपर्ड सफारी है वो इंडिया के किस स्टेट में है, किस सिटी में है राधा? तो वो है बैंगलोर में, और बेसिकली इन कर्नाटका। ठीक है, स्टेट वाइज कर्नाटका एंड सिटीज इन बैंगलोर। तो पहला जैसे लिखा हुआ है इसमें, साउथ इंडिया फर्स्ट एंड द कंट्री लार्जेस्ट लेपर्ड सफारी वाज इनॉग्रेटेड बाय कर्नाटका। कर्नाटका इन्वायरमेंट मिनिस्टर। ठीक है, तो हमारे लिए क्या था कि एक बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क है जहाँ पे इंडिया का पहला लेपर्ड सफारी ओपन किया गया है। लेपर्ड जो है वो बेसिकली कैट फैमिली से बिलोंग करता है। कैट फैमिली में आता है, जैसे आपका लॉयन आता है, लॉयन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कैट फैमिली। लॉयन है, देन वी हैव टाइगर, देन लेपर्ड, है ना। लेपर्ड तीन चार वैरायटी के होते हैं, जैसे स्नो लेपर्ड होता है। स्नो लेपर्ड भी इसी वैरायटी का पार्ट है। ठीक है, सो टाइगर है, लॉयन है, लेपर्ड है, एक जगुआर भी है। ये भी जगुआर गाड़ी वाला नहीं, ये भी एक कैट की वैरायटी है। और एक है स्नो लेपर्ड। ठीक है, स्नो लेपर्ड। तो लार्जली यही पांचों जो है ये कैट फैमिली का पार्ट है। दीज ऑल फाइव एनिमल कंप्राइजेस ऑफ द कैट फैमिली, और कैट फैमिली का जो सबसे छोटा एनिमल जिसको कहते हैं स्मॉलेस्ट स्पीशीज, दैट इज दिस लेपर्ड। ठीक है, तो एक तो ये हो गई बात जानने की। अब हम देखते हैं कि लेपर्ड के बारे में। तो ठीक है, जो यूनियन अभी रिसेंटली क्या हुआ, अप्रैल के अंदर ही यूनियन मिनिस्टर जो है हमारे इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के, उन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज करी ऑन द स्टेटस ऑफ लेपर्ड इन इंडिया। इंडिया में कितने लेपर्ड है इसके ऊपर एक रिपोर्ट निकाली गई। और कौन सा मिनिस्ट्री इसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री विच केटर्स दीज थिंग्स, विच इज मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। अब अपन देखते हैं कि लेपर्ड के बारे में हम देखते हैं। तो इंडियन लेपर्ड जो है ये लेपर्ड स्पीशीज है, जैसे मैंने क्या कहा था आपको, दीज आर द स्मॉलेस्ट ऑफ द बिग कैट, है ना। कैट फैमिली में जैसे लॉयन है, टाइगर है, देन वी हैव लेपर्ड, जगुआर एंड स्नो लेपर्ड। उसमें से जो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट स्पीसीज है कैट फैमिली का वो है लेपर्ड, है ना। ठीक है, इंडियन लेपर्ड। दे आर नोन फॉर देयर एबिलिटी टू अडॉप्ट। तो हमारे लिए तो इतना एक इम्पॉर्टेंट चीज क्या था कि इंडिया का लार्जेस्ट लेपर्ड सफारी कहाँ पे आया? बनेरघट्टा में, जो बैंगलोर में है। स्टेट की बात करें तो कर्नाटका में है। ठीक है, और लेपर्ड क्या स्पीसीज का सबसे छोटा मेंबर है। ठीक है, कंजर्वेशन स्टेटस हम देखेंगे। एक आईयूसीएन है, आईयूसीएन। आईयूसीएन इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, सो आईयूसीएन इज बेसिकली एन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो आईयूसीएन की एक लिस्ट आती है, आईयूसीएन का एक डेटा बुक है, रेड डेटा बुक उसको कहते हैं। एक लिस्ट आता है, उस लिस्ट के अंदर बहुत सारा कैटेगरी किया हुआ है स्पीशीज का। जैसे कुछ का कैटेगरी है इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, जो एक्सटिंक्शन, कुछ स्पीशीज हैं जो एक्सटिंक्ट कर गए हैं, कुछ एक्सटिंक्शन की कगार पे हैं, दैट इज उनके नंबर बहुत कम रह गए हैं। तो ऐसा एक मैसेज दिया जाता है सारे स्टेट, सारे क्या कंट्रीज को, जो भी आईयूसीएन का मेंबर है या नहीं भी है, तो उनको क्या कहा जाता है कि आपको ये स्पीशीज को कंजर्व करके रखना है। तो इसमें कैटेगरी बांटा हुआ है कि कौन सा है जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। तो बहुत इंडेंजर्ड होगा तो उसके ऊपर स्ट्रिक्ट रेगुलेशन होगा कि आपको कंजर्व करके रखना है। ठीक है, उसी तरह से एक कैटेगरी है वल्नरेबल कैटेगरी। तो वल्नरेबल कैटेगरी में आता है इंडियन लेपर्ड। तो ये हो गया इंडियन लेपर्ड की कहानी। और अभी रिसेंटली जो लेपर्ड का भी सेंसेक्स होता है, जैसे इंसानों का होता है वैसे लेपर्ड का भी कैलकुलेशन करते हैं। तो अभी फिफ्थ साइकिल था लेपर्ड पॉपुलेशन एस्टिमेशन का। एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि कौन करता है ये? तो एनटीसी एक बॉडी है भारत में, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। जैसे इंडिया में अभी कितने टाइगर रिजर्व है, ये आपका काम है करके आओगे। अभी रिसेंटली 50 टाइगर रिजर्व हो गया, ऐसा क्वेश्चन भी एक बार अभी रिसेंटली ही एक जुडिशरी के पेपर में पूछा गया था, उत्तराखंड में आई गेस। तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी क्या है? टाइगर का भी सेंसेक्स होता है, टाइगर का नंबर कैलकुलेट करते हैं।
उसी फैमिली में क्या एक और है लेपर्ड, तो लेपर्ड का फिफ्थ साइकिल हुआ है। और ये एस्टिमेशन कौन करता है, ये करता है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो जो भी जो इंडिया में जो टाइगर रिजर्व है, अगर उनके एरिया को घटाना है, बेसिकली टाइगर रिजर्व कुछ एरिया में बना होगा, मान लो 400-500 हेक्टेयर में बना है, जो भी एरिया में बना है, अगर उसके एरिया को घटाना है, बढ़ाना है, तो इसके लिए किससे किसकी अथॉरिटी लगेगी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की। तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इन कोलैबोरेशन विद द स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ठीक है, जहां जहां पे भी लेपर्ड है वहां के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट प्लस नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एंड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये तीनों मिलके क्या है, लेपर्ड के पॉपुलेशन का एस्टिमेशन निकालते हैं। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी है एनटीसीए, विच इज नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एंड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो ये जो कराया गया एस्टिमेशन, इसमें 18 स्टेट्स को कवर किया गया एंड द फोकस एरिया वाज फोकस ऑन अबाउट 70% ऑफ द एनिमल एक्सपेक्टेड हैबिटाट्स। ठीक है, तो ये पैटर्न इन्होंने देखा कि कहाँ पे लेपर्ड का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, कहाँ पे नहीं बढ़ रहा है। तो इसमें बहुत सारा चीज होता है, कैमरा ट्रैप करते हैं, कई बार उनके फुटप्रिंट से कैलकुलेशन करते हैं, फुट मार्क से, है ना। तो नई नई टेक्निक जो है विद टाइम जो है ये करते जा रहे हैं। तो ऐसी चीज है इसके अंदर। अब ये ट्रेंड देखा गया कि सेंट्रल इंडिया में स्टेबल देखा गया लेपर्ड का पॉपुलेशन, या थोड़ा बढ़ते हुए देखा गया है। जो सेंट्रल यानी जो बीच जो सेंट्रल इंडिया है, इंडिया का जो सेंटर है, जिसमें एमपी वाला एरिया आता है ना, ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे क्या देखा गया कि स्टेबल और स्लाइटली ग्रोइंग पॉपुलेशन है। लेकिन जो गैंजेटिक प्लेन वाला इलाका है और शिवालिक हिल्स वाला इलाका है, गैंजेटिक प्लेन वाले इलाके में बिहार आ जाएगा, यूपी का कुछ पार्ट आ जाएगा, वहां पे क्या देखा गया कि लेपर्ड का जो पॉपुलेशन है दैट इज डिक्लाइनिंग। ठीक है, तो ये ट्रेंड है बेसिकली, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम। अभी बहुत ही टफ पेपर अगर सेट करेंगे जुडिशरी में, अगर है ना, क्लैट में नहीं, तो देखें आस्क ऑन द ट्रेंड, ऐसा एक क्वेश्चन में ट्रेंड डाल देंगे। स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, ये आपके मतलब की बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मध्य प्रदेश जो है सबसे ज्यादा लेपर्ड है भारत में। अगर पूछे कि कौन सा स्टेट में सबसे ज्यादा लेपर्ड है, विच इज मध्य प्रदेश। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, एक लेपर्ड का सबसे लार्जेस्ट सफारी वो हुआ, कहाँ पे हुआ, वो बनरघट्टा में हुआ, जगह है बनरघट्टा। सिटी की बात करें तो बैंगलोर, और स्टेट की बात करें तो स्पेसिफिकली कर्नाटका। लेपर्ड बिलोंग करता है कैट फैमिली में, और सबसे छोटा है कैट फैमिली में। ठीक है, उसके बाद मध्य प्रदेश जो है इंडिया में, वहाँ पे सबसे ज्यादा लेपर्ड की पॉपुलेशन है। ठीक है, मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र। ये नंबर्स मैंने डाल दिया आपके लिए, नंबर्स आर नॉट इम्पोर्टेंट। मध्य प्रदेश हाउसेज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ लेपर्ड इन द कंट्री, फॉलोड बाय महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। ठीक है, अब एक अगर ऐसा, ये तो हो गया स्पेसिफिक, स्टेट स्पेसिफिक। अगर बहुत ही टफ क्वेश्चन सेट करें और क्या कहें कि कौन सा ऐसा टाइगर रिजर्व है जहाँ पे लेपर्ड का पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, ये तो गया स्टेट वाइज। लेकिन एक टाइगर रिजर्व है जहाँ पे लेपर्ड का पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, वो है आंध्र प्रदेश के अंदर एक टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है नागार्जुन सागर श्रीशैलम। श्रीशैलम, ठीक है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम, ये हो गया आंध्रा में। फॉलोड बाई पन्ना, पन्ना इज इन मध्य प्रदेश एंड सतपुरा इन इज मध्य प्रदेश। तो नागार्जुन सागर याद रखेंगे आप, नागार्जुन सागर श्रीशैलम, ये कहाँ पे है, आंध्रा में पड़ेगा ये। तो यहाँ पे लेपर्ड की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। ठीक है, एक हैबिटाट की बात करेंगे, मतलब एक पर्टिकुलर जगह पे। लेकिन स्टेट वाइज पूछे तो सबसे ज्यादा लेपर्ड है एमपी में। वैसे ही देखा गया कि उत्तराखंड में लेपर्ड का जो पॉपुलेशन है काफी डिक्लाइन हुआ है। वही है, रिजल्ट क्या है, पोचिंग की वजह से। पोचिंग मतलब जो हंटिंग कर रहे हैं ये लोग लेपर्ड की, लेपर्ड की लेदर और इन सब चीजों के लिए उसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। तो लेपर्ड की हंटिंग, फिर मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से लेपर्ड की पॉपुलेशन डिक्लाइन देखी गई है। तो ये हो गया। एक है हमारा जो मैंने आपको क्या बताया कि एस्टिमेशन कौन कौन कराता है, एनटीसीए। ठीक है, फिफ्थ साइकिल आया था, फिफ्थ साइकिल में कौन करता है ये एस्टिमेशन, एनटीसीए अलोंग विद द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है, ये एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, इट केम अंडर द परव्यू ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, और इसका स्टैब्लिशमेंट ईयर है 1982। एक और आपके लिए होमवर्क है यहाँ पे, क्या है वो, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज अभी किसके पास है, ये पोर्टफोलियो, ये मंत्रालय जो है अभी किस मिनिस्ट्री को दी गई है, मतलब कौन से मिनिस्टर हैं इसके बेसिकली। स्टैब्लिशमेंट ईयर है 1982, हेडक्वार्टर देहरादून में, वेरी इंपॉर्टेंट है। दो बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, देहरादून में है। देहरादून इन उत्तराखंड। ठीक है, बाकी बाकी बेसिकली यही है, इट ऑफर ट्रेनिंग प्रोग्राम, एकेडमिक कोर्सेज इन एडवाइजिंग वाइल्ड लाइफ रिसर्च एंड मैनेजमेंट। ये हो गया। फिर लीडर ऑफ अपोजिशन के ऊपर एक मेन एडिटोरियल भी है,
और एक साइड एडिटोरियल में भी दिया गया। लीडर ऑफ अपोजिशन के बारे में हमने काफ़ी चर्चा कर ली है, उसके बाद भी फिर भी मैंने आपके लिए थोड़ा सा और मैं आपको बताता हूँ, रिवीजन हो जाएगा और बेसिकली क्या है, और नई कुछ चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। तो लीडर ऑफ द लार्जेस्ट, जैसा कि क्या अभी न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि राहुल गांधी जो कांग्रेस के क्या है, कांग्रेस के कैंडिडेट थे, एमपी हैं अब कहाँ से, रायबरेली से। तो इनको जो है लीडर ऑफ ऑपोजिशन सेलेक्ट किया गया है, क्योंकि कांग्रेस क्या है, सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है। एक तो जो रूलिंग पार्टी है, जो जिन्होंने सबसे ज्यादा सीट जीती उन्होंने तो सरकार बना लिया, एंड द सेकंड लार्जेस्ट पार्टी इज द कांग्रेस पार्टी। तो राहुल गांधी इज सेलेक्टेड द लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा। ठीक है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन का क्या है, एक तो मैंने आपको क्या बताया था, एक अब क्राइटेरिया है, ऑफिशियल क्राइटेरिया, विच इज 10% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा। लोकसभा की बात करेंगे, 10% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा। लोकसभा का टोटल स्ट्रेंथ है 543। 543 का 10% निकालेंगे, विट विल कम अराउंड 53.4%, विच इज रफली 55% होना चाहिए, क्योंकि 55 लोग होने चाहिए। ठीक है। तो इस बार कांग्रेस ने कितना, 99 या 92 जो भी सीट इन्होंने निकाला है, तो ये नंबर से ऊपर आ रहा है ये। ठीक है। तो 10% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा, जो कि ऑफिशियल एक क्राइटेरिया रखा गया है, ये भी पार्लियामेंट्री कन्वेंशन से है, दैट इज नॉट मेंशन्ड एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्योंकि ये पोस्ट ही मेंशन नहीं है। तो ये कितना रखा गया है, 10% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा। सिमिलरली राज्यसभा में भी एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन होता है, उसके लिए भी सेम रखा गया है, 10% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा। तो राहुल गांधी हमारे कहाँ से आ रहे हैं, राहुल गांधी जी आ रहे हैं हमारे लोकसभा से। लीडर ऑफ ऑपोजिशन का इंपॉर्टेंट क्या होता है, बहुत सारी क्रूशियल कमेटी है, जैसे एक पब्लिक अकाउंट कमेटी है। पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन, पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में आपको पढ़ाऊंगा मैं, पब्लिक अकाउंट, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी है, जैसे कौन कौन से अकाउंट्स हैं और अकाउंट से कैसा पैसा विड्रॉ हो रहा है, गवर्नमेंट के अकाउंट की बात कर रहे हैं बेसिकली। फिर एस्टिमेशन अकाउंट है, इन सब का, और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में लीडर ऑफ ऑपोजिशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि वही उसके चेयरमैन होते हैं। लीडर ऑफ ऑपोजिशन का पोस्ट ऑफिशियली 10 साल से वेकेंट है, क्योंकि 2014 में अराउंड 44 सीट्स, और 2019 में भी ये जो आंकड़ा था, 52 सीट्स थी कांग्रेस के पास, जो सबसे लार्जेस्ट पार्टी थी। तो ऑफिशियली दे डोंट टच द फिगर ऑफ 55, इसलिए लीडर ऑफ अपोजिशन का जो सीट है वो, विच इज वेकेंट सिंस लास्ट डिकेड, है ना। तो फिर स्पीकर जो है वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट सिलेक्शन कमेटी, जिसमें इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स होते हैं, उनका भी पार्ट है, लाइक द स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सीवीसी। सीआईसी के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया है, सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, एंड लोकपाल। ये सारे इंपॉर्टेंट स्टैट्यूटरी बॉडीज में स्पीच, जो ये लीडर ऑफ अपोजिशन होता है, इसका बहुत ही प्रोमिनेंट रोल होता है, बिकॉज ही इज अ मेंबर। जो सिलेक्शन कमेटी होती है जिससे ये इंपॉर्टेंट बॉडीज में अपॉइंटमेंट होता है, उसके अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन भी होते हैं उस कमेटी के अंदर, तो इसमें भी काफी इंपॉर्टेंट रोल है। दूसरा एक ये है कि गवर्नमेंट अगर बन रही है, तो एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देते हैं, जैसे कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसी अगर मान के लिए लेके आते हैं, तो उस पॉलिसी में कोई लैक्यूना है, ड्रॉबैक है, तो एक बेसिकली क्या है कि सरकार एक डोमिनेंस की तरफ ना चली जाए, तो इसलिए लीडर ऑफ अपोजिशन का एक ये भी काम है। सो they provide a constructive criticism of the government policies and to provide an alternative government as well. लीडर ऑफ ऑपोजिशन को एक स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया 1977 के बाद। 1977 में एक एक्ट है जिसको कहते हैं, ये मैंने आपको बता चुका हूँ मैं आपको पहले भी। तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन बोथ द हाउसेज वर अकॉर्डेड स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन अंडर द सैलरी एंड अलाउंस ऑफ द लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन पार्लियामेंट्री एक्ट, पार्लियामेंट एक्ट 1977। तो इनकी जो सैलरी है, अलाउंसेस है और जो अदर प्रिविलेज है, वो कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर है। तो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में इनको कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर का ही दर्जा दिया जाता है, क्योंकि 1977 के बाद लीडर ऑफ अपोजिशन जो है दोनों हाउसेज में, दे गॉट द स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑफिस ऑफ द लीडर ऑफ अपोजिशन इज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। ये जो ऑफिस है ना लीडर ऑफ अपोजिशन का, ये कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे कहीं भी मेंशन नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। डायरेक्टली पूछा जा सकता है क्या ऑफिस ऑफ द लीडर ऑफ अपोजिशन मेंशन्ड है, तो आपने सुना होगा कि आप काफी दिन से न्यूज़पेपर में फॉलो कर रहे हैं, देयर इज अ वेरी ह्यूज ह्यू एंड क्राई, तो यू विल थिंक कि हाँ लीडर ऑफ अपोजिशन का जो पोस्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, पर ऐसा नहीं है। ठीक है। लीडर ऑफ अपोजिशन क्या है, ये कैबिनेट मिनिस्टर के इक्विवेलेंट है। तो इंडिया का जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस का मतलब कि सबसे ऊपर प्रेसिडेंट होंगे, फिर कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर होंगे या चीफ जस्टिस होंगे, एक ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस होता है। उस ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस के हिसाब से मैंने एक ऐसे बताया आपको, रफली एक्यूरेट नंबर ऐसे नहीं बताया कि कौन होंगे। तो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, दोनों, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उनको उनका जो स्टेटस है वो कैबिनेट मिनिस्टर के इक्विवेलेंट है, यानी जो कैबिनेट मिनिस्टर को जो प्रिविलेजेस दिया जाएगा,
स्पीकर जो है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है, ही विल ऑल्सो एंजॉय द सेम स्टेटस. This recognition highlights the significance of the leader of opposition in parliamentary democracy and ensure that they are given due respect and privileges. ठीक है. लीडर ऑफ अपोजिशन का रोल मैंने बता दिया, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म में दे प्ले अ मेजर पार्ट. उसके बाद बहुत सारे डिबेट डिस्कशंस में वो पार्ट लेते हैं. डिबेट डिस्कशन जितना ज्यादा होता है, पॉलिसी उतनी अच्छी है, उतना बढ़िया ड्राफ्ट होता है. और एक प्रेशर होता है, तो पॉलिसी एग्जीक्यूशन जो है, पॉलिसी को किस तरह से एग्जीक्यूट कराना है जिससे लोगों का वेलफेयर हो. और सिटीजन को जो है, सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, मतलब सिटीजन को ही सेंटर में रख के एडमिनिस्ट्रेशन को वर्क करना चाहिए. क्योंकि लार्जली क्या है, डेमोक्रेसी का मतलब ही क्या है, वी द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, यानी लोगों को ही. इंडिया में क्या कहते हैं, हमारा पीपल सोविरानिटी है, मतलब लोगों को ही सबसे ज्यादा बल दिया गया है. सोर्स भी लोग ही हैं, तो इसलिए लोगों के हित में काम करने के लिए ऐसी पॉलिसीज बनाई जाए जो लोगों का वेलफेयर हो, जिससे. ठीक है. तो और भी जो की अपॉइंटमेंट्स है, जैसे सीवीसी है, सीबीआई है, इसमें स्पीकर स्पीकर ने लीडर ऑफ ऑपोजिशन प्ले है इंपॉर्टेंट रोल. तो दिस इज व्हाट अबाउट. जैसे राज्यसभा में कौन है लीडर ऑफ ऑपोजिशन, गुलाम नबी आजाद है. ठीक है. कांग्रेस को वहां पे 67 सीट है. और वही 10% रिक्वायरमेंट, तो 25 हो गया. एंड लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा ये है राहुल गांधी. ठीक है. कांग्रेस ने कितना, 99 सीट जीता. तो ये हो गया हमारा. ठीक है. अब एक आता है क्वेश्चन की, हाउ वेल इज इंडिया टैपिंग इट्स रूफटॉप सोलर पोटेंशियल. अब देखो, ये बहुत दिन से पूरी दुनिया में आजकल वो वाला चल रहा है कि कार्बन इमिशन को बहुत कम करना पड़ेगा, ग्लोबल फुटप्रिंट को हमें घटाना पड़ेगा. तो सारी कंट्री ने प्लेज लिया, मैंने आपको बताया भी है कि भारत ने क्या कहा है कि हम कार्बन न्यूट्रल कंट्री कब से कब तक बन जाएंगे, तो विल बिकम कार्बन न्यूट्रल बाय 2070 है, इंडिया का प्लेज है. तो जो हमारा जो डिपेंडेंसी है ऑन फॉसिल फ्यूल्स, कोल पेट्रोल नेचुरल गैस, कोल पेट्रोल इन सब चीज़ों पे, उस पर रिलायंस हम कम करें और हम उसके लिए ऑल्टरनेटिव ढूंढें. तो हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, जिसमें सोलर एनर्जी सबसे इंपॉर्टेंट है. सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हम इसकी तरफ मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी रिलायंस को उधर कम करने की कोशिश कर रहे हैं और ऑल्टरनेट खोजने की कोशिश कर रहे हैं. तो इंडिया भी बहुत सारी चीज़ों को टैप करने की कोशिश कर रहा है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी. सब्सिक्वेंटली एक सेल गैस भी है, सेल गैस के कैल्शियम कार्बोनेट उसका से उसको निकाला जाता है. सेल गैस का भी बहुत ज़्यादा इंडिया में भी कुछ रिसोर्सेज है, और इंडिया यूएस के पास काफ़ी ज़्यादा सेल गैस है, रिजर्व है. इन सब चीज़ों को भी ट्राई कर रहे हैं, ईवी ट्राई कर रहे हैं हम, लिथियम की तरफ जा रहे हैं. लेकिन लिथियम में एक प्रॉब्लम है कि जो बैटरी है, बैटरी को भी आने वाले टाइम पे जब हमें उसको क्या करना पड़ेगा, जब उसको हमें रिप्लेस रिप्लेस नहीं, रादर उसके वजह से भी तो डिपॉजिट बनेगा ना, एक जंक बनेगा. उस जंक यार्ड के लिए हम क्या करेंगे, कैसे हम उसको अ, उसको बेसिकली कैसे वो करेंगे, क्या कहते हैं उसको, हाउ वी हो ना, डिकम्पोज इट रादर, है ना. तो यही सारी चीजें हैं. तो इंडिया का जो इंस्टॉल्ड रूफटॉप कैपेसिटी है वो कितना बढ़ गया, 2.99 गीगावाट. ठीक है. अब तक का हाईएस्ट ग्रोथ कह रहे हैं. इसके अंदर कौन सी मिनिस्ट्री इसको देखती है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी. मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एक मंत्रालय है. आज के लिए दो काम है आपका, एक आपको पता करना है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज कौन है अभी, और दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी कौन है. ये दोनों मंत्रालय कौन से मिनिस्टर, मतलब मिनिस्टर को दी गई है. ठीक है. तो भारत का एनर्जी डिमांड बढ़ता ही जा रहा है, आप देख ही रहे हो, है ना. कैसे अभी आजकल इतनी गर्मी है, तो पावर कट की बहुत ज्यादा हो रहा है. जाहिर सी बात है, बहुत जगह पे एसी चल रहा है, ठंड गर्मी के टाइम पे काफी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पे हमारा ज्यादा वो हो जाता है, कंजम्पशन ज्यादा बढ़ जाता है. तो डिमांड भी बढ़ता जा रहा है. एक तो ये हो गया, इलेक्ट्रिसिटी पावर डिमांड बढ़ रहा है, दूसरे पॉपुलेशन बढ़ रहा है. तो ये कह रहे हैं कि जो इंडिया का जो रूफटॉप है कैपेसिटी है वो क्या है. तो इंडिया ने एक लॉन्च किया था एक प्रोजेक्ट 2010 में, जिसको कहते हैं जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन. इसमें यही था कि हम सोलर एनर्जी से इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे. गवर्नमेंट ने एक टारगेट भी रखा था, लेकिन हम वो टारगेट अभी अचीव नहीं कर पाए. तो अब आगे देखते हैं. इंडिया का पोजीशन क्या है रूफटॉप सोलर एनर्जी पे. सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो रूफटॉप और सोलर एनर्जी को इंस्टॉल्ड करने के लिए जो भी कंपोनेंट चाहिए होता है, रॉ मटेरियल, वो सब हम चाइना से मंगाते हैं. तो हमारी डिपेंडेंसी काफी ज्यादा है चाइना पे. तो कहा जा रहा है कि इसमें भी इंडिया में ही ऐसी चीजें बनाई जाए, ताकि हमारी जो रिलायंस है, डिपेंडेंसी है ऑन चाइना, वो हम ग्रेजुअली कम करते चले जाए. तो भारत ने एक टारगेट रखा था 40 गीगावाट का ऑफ रूफ टॉप सोलर पैनल्स, लेकिन अभी तक हम 12 गीगावाट ही अचीव कर पाए. ठीक है. और जो हाउस होल्ड रूफ टॉप है वो सिर्फ 2.7% गीगावाट है. मतलब दो तरीके से कहा गया कि रूफ टॉप है, एक तो हम कमर्शियल बिल्डिंग्स में लगाएंगे, कमर्शियल बिल्डिंग में, और दूसरा क्या है, घरों पे लगाएंगे, है ना, रेसिडेंशियल पे. तो दो
दो तरीके से डिवाइड किया, एक रेजिडेंशियल यानी छोटे घरों में लगाया जाएगा और एक कमर्शियल बेसिस पे लगाया जाएगा। तो कमर्शियल वाला तो हमें ठीक ठाक इनपुट मिल रहा है, लेकिन रेसिडेंशियल में सिर्फ 2.7 गीगावाट ही इंस्टॉल कर पाए हैं। ठीक है। 2014 में गवर्नमेंट एक स्कीम लेके आती है जिसका नाम है रूफटॉप सोलर प्रोग्राम। ठीक है। रूफटॉप सोलर प्रोग्राम के अंदर कहा जाता है कि हम 40,000 यानी 40,000 मेगावाट के लिए 40 गीगावाट, 40 गीगावाट है, क्या करेंगे हम, ये अचीव करने का टारगेट है भारत सरकार ने एक टारगेट रखा कि 40 गीगावाट हम अचीव कर लेंगे 2022 तक। पर अनफॉर्चुनेटली ये जो है अभी तक हम अचीव नहीं कर पा रहे। ये क्या, हमने सिर्फ 11 गीगावाट ही अचीव किया है सोलर एनर्जी रूफटॉप में। ठीक है, वो भी 2023 तक ही। 2023 तक हमने 11 गीगावाट ही अचीव किया, हमने टारगेट रखा था 2022 में हम 40 गीगावाट कर लेंगे। तो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने ये डेडलाइन को एक्सटेंड कर दिया है 2026 तक। अब हम क्या करेंगे, 2026 तक 40 गीगावाट रूफटॉप कैपेसिटी इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे। तो यही है। ठीक है। तो गवर्नमेंट इज ट्राइंग हार्ड टू अचीव द इंटेंडेड टारगेट। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना एक है, सबका फोकस एक ही है, वही 40 गीगावाट रूफटॉप सोलर कैपेसिटी पहुंचाने का अलग अलग तरीके से। सूर्योदय योजना में बेसिकली ये कह रहे हैं कि रेसिडेंशियल कंज्यूमर को पकड़ो, है ना। कमर्शियल में तो हम काम कर पा रहे हैं लेकिन घरों में लोग इंस्टॉल नहीं कर रहे हैं। इसका एक ये भी एडवांटेज होगा कि जो पुअर और मिडिल क्लास है वहाँ पे बिजली बिल भी काफी ज्यादा आता है। लेकिन जब सोलर रूफटॉप की वजह से बिजली थोड़ा कम हो जाएगा, आपका बिजली बिल भी कम आएगा। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट गोल है, इंडिया विल अचीव द गोल ऑफ सेल्फ रिलायंट इन एनर्जी सेक्टर। एनर्जी सेक्टर पे हमें बाहर पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, हम सेल्फ रिलायंट धीरे धीरे बढ़ते चलेंगे। तो अभी तक का जो आंकड़ा है वो इतना गीगावाट ही हम अचीव कर पाए हैं अपने रिन्यूएबल एनर्जी से, 74 गीगावाट के अराउंड। एक चीज आप यहाँ पे ये नोट कर लीजिए, जो सबसे ज्यादा, जो हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की जब बात करते हैं तो सबसे ज्यादा हमें जो एनर्जी कहाँ से हम निकालते हैं, वो है सोलर एनर्जी। फर्स्ट इज सोलर एनर्जी, सेकेंड इज लार्ज हाइड्रो पावर, एंड थर्ड वन इन विंड एनर्जी। ठीक है। विंड एनर्जी सबसे ज्यादा कहाँ से निकालते हैं, रिन्यूएबल सोर्सेज में, सोलर एनर्जी से। और सोलर के बाद हाइड्रो पावर को अगर छोड़ दे तो विंड इज सेकेंड। ठीक है। इन टर्म्स ऑफ टोटल सोलर कैपेसिटी यानी सोलर कैपेसिटी की बात करें तो राजस्थान नंबर वन पे है। ठीक है, सोलर कैपेसिटी सबसे ज्यादा हम कहाँ पे आ रहा है, कहाँ से ले रहे हैं, राजस्थान टॉप कर रहा है इसके अंदर। तो एक सवाल डायरेक्टली पूछा जाएगा कि सोलर कैपेसिटी में विच स्टेट इज लीडिंग, देन राजस्थान इज इन फर्स्ट स्टेट एंड देन गुजरात फॉलोइंग सेकेंड। देखो, सिर्फ सोलर कैपेसिटी यानी हम टोटल सोलर कैपेसिटी की जब बात करते हैं तो राजस्थान टॉप करता है, लेकिन हम जब रूफ टॉप यानी जो छतों पे जो इंस्टॉल किया जा रहा है उसकी बात करेंगे तो उसमें गुजरात टॉप कर रहा है। ठीक है। तो टोटल सोलर कैपेसिटी जहाँ ये नहीं पूछा जा रहा है कि हम कैपेसिटी रूफटॉप से अचीव कर रहे हैं या किसी और तरीके से कर रहे हैं, तो वहां तो राजस्थान लीड कर रहा है, लेकिन जब रूफटॉप आ जाएगा तो वहां गुजरात लीड करेगा। ठीक है। तो दो चार स्कीम हो गई। हमारा टारगेट क्या है, 40 गीगावाट का, जो हम अचीव नहीं कर पाए हैं। 2022 तक का टारगेट रखा था सरकार ने, लेकिन हमने उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाए। 2023 तक का टारगेट हमने जो अचीव किया वो 11 गीगावाट था। तो अब हमने वो डेडलाइन को बढ़ा के 2026 में लेके चले गए हैं। दूसरा ये एक प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, इसमें हम कह रहे हैं कि हम रेसिडेंशियल कंज्यूमर्स को भी कोशिश कर रहे हैं कि उनको पकड़ें, क्योंकि कमर्शियल में तो हम ठीक ठीक काम कर पा रहे हैं। इससे क्या होगा कि एक तो उनका बिजली बिल भी कम आएगा और इलेक्ट्रिसिटी बिल विल रिड्यूस, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल इज इंडिया विल अचीव द गोल ऑफ बिकमिंग सेल्फ रिलायंट इन एनर्जी सेक्टर। ठीक है। तो ये चीजें हो गई। फिर हमने जब टोटल सोलर कैपेसिटी की बात करेंगे तो राजस्थान इज लीडिंग फॉलोड बाय गुजरात। पर हम रूफटॉप सोलर कैपेसिटी की जब बात करते हैं तो गुजरात टॉप द लिस्ट। तो दिस इज ऑल फ्रॉम, एक ये इंपॉर्टेंट चीज याद कर लो क्या, कि वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक एक रिपोर्ट आता है, बस ये कि वर्ल्ड आउटलुक एनर्जी कौन निकालता है, ये है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, बस। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट कौन लेके आता है, वो लेके आती है जो एजेंसी, उसका नाम है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। सिंपल। तो ये हो गया। अब ये देखिए, एक नॉर्दर्न म्यांमार में अभी एक क्लैश होता है ग्रुप्स के बीच में। तो आप बस एक एक यहाँ पे ये है टैंग नेशनल लिबरेशन आर्मी। ठीक है। टैंग नेशनल लिबरेशन आर्मी एक गुट बना रखा है इन लोगों ने बेसिकली। तो इसमें कह रहे हैं कि ये मेंबर हैं ऑफ द सो कॉल्ड ब्रदरहुड अलायंस। तो ये मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, बस एक ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि टीएनएलए, टीएनएलए जो है, टीएनएलए अभी एक न्यूज में था, जो एक एक ऑर्गेनाइजेशन है या मिलिटेंट ग्रुप है, तो ये कहाँ पे है, ये है म्यांमार में। या एक पूछ लेंगे, एक टाउन रिसेंटली न्यूज में था अभी, बहुत ही
ऐसा ऐसा क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं। कोयम्बटूर करके एक शहर है, तो वो कहाँ पे है? म्यांमार में। काफी दिनों से यहाँ पे क्लास चल रहा है, तो कहाँ पे है ये? म्यांमार में है, ठीक है। या टैंग नेशनल लिबरेशन आर्मी विच वॉज इन न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विथ विच स्टेट? ठीक है। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए हमास ये सब इसराइल इसराइल पे लिख देंगे तो आपको लगेगा कि काफी न्यूज में है, यूक्रेन में है, तो हो सकता है माइट भी ये आंसर हो, पर ऐसा नहीं है। दिस इज इन म्यांमार, ठीक है। अब देखिए भाई, एक और है, कॉफी का एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ गया है। तो अब कॉफी के ऊपर थोड़ी कहानी देखते हैं अपन, ठीक है। तो अब भारत में लार्जली जो है, भारत में या दुनिया में दो तरह की कॉफी होती है। इंडिया में जो मेजरली होता है वो दो होता है। एक होता है, एक को कहते हैं हम अराबिका कॉफी, और एक को क्या कहते हैं, एक को कहते हैं रोबोस्टा कॉफी, ठीक है। वन इज अराबिका एंड द अदर वन इज रोबस्टा कॉफी। कॉफी के कॉफी के क्या है, कॉफी का कल्टीवेशन थोड़ा काफी सेंसिटिव क्रॉप है ये। क्लाइमेट को बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना पड़ता है इसमें। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए इसके लिए। टेम्परेचर 15 डिग्री से 28 डिग्री के आसपास चाहिए। वर्षा भी ठीक ठाक चाहिए, 150 से 250 सेंटीमीटर रेनफॉल होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा कंडीशन होता है, तो दैट इज कंसिडर्ड आइडियल फॉर कॉफी कल्टीवेशन। और यही है। और हिली स्लोप में कॉफी का कल्टीवेशन होता है। भारत में सबसे ज्यादा कॉफी का कल्टीवेशन होता है कर्नाटका में। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे ज्यादा कॉफी कहाँ होता है इंडिया में? इंडिया में सबसे ज्यादा कॉफी कर्नाटका में होता है। ये मत बोल देना सीसीडी में होता है। कहाँ पे होता है? कर्नाटका में, ठीक है। तो इंडिया में मैक्सिमम कॉफी का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? कल्टिवेटेड इन कर्नाटका। एक कॉफी की एक कहानी सुनाता हूँ। एक्चुअली पिछले न्यूज़पेपर में भी आया था, जो 24th को, 25th रादर है ना, 25th को मैंने क्लास में लिया आपका, अभी वो भी डिस्कस करूंगा। तो 25th वाले को में भी कॉफी का आया था। एक सेंट हुआ करते थे, है ना, कर्नाटका के सेंट थे। कर्नाटका के ये एक सेंट है, उनका नाम था बाबा बुदन, है ना, बाबा बुदन। तो ऐसा कहते हैं कि बाबा बुदन जो है, उन्होंने मूका यानी कॉफी के 7 सीड लगाए। मूका करके एक प्लांट है उसका, 7 सीड लगाए, और धीरे धीरे क्या है, इसी तरह से कॉफी जो है वो भारत में ग्रो होने लगा। तो कर्नाटका में एक जगह भी है, उसको बाबा बुदन पहाड़ी कहते हैं, है ना। एक डिस्ट्रिक्ट है चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट, वहीं आसपास में कहते हैं कॉफी का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है। तो बाबा बुदन जो है 1600 ईस्वी के आसपास में, 1600 के आसपास में, बाबा बुदन जो है इज अ सेंट फ्रॉम कर्नाटका। तो यूरोप से काफी लोग आते हैं, तो बाबा बुदन जो है सेंट है, उन्होंने क्या किया कर्नाटका में, कर्नाटका में 7 सीड लगाया मूका का, है ना। और ग्रेजुअली क्या है, ऐसा कहते हैं कि कॉफी की शुरुआत तभी से होती है। तो बाबा बुदन पहाड़ी भी एक है कर्नाटका में, चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट के आसपास, और कर्नाटका में इंडिया का सबसे ज्यादा कॉफी कल्टीवेशन होता है। तो कॉफी की दो वैरायटी है, एक है रोबस्टा और एक है अराबिका, है ना। तो यही है, वो वैरायटी नहीं है स्टारबक्स और सीसीडी, है ना। वैरायटी क्या है? रोबस्टा है, अराबिका। अब एक जो इम्पोर्टेंट चीज है, इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि इंडिया जो है वर्ल्ड में सेवेंथ लार्जेस्ट, क्या है, सेवेंथ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी है, याद रखेंगे। इंडिया क्या है? सेवेंथ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन द वर्ल्ड। इंडिया इज द सेवेंथ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा कॉफी कहाँ होता है वर्ल्ड में? ब्राजील में, है ना। एक बहुत ही क्वेश्चन है, काफी ट्रिविया वाला सवाल है। अगर आपसे ट्रिविया इन द सेंस की एक्सेप्शन है, आपसे अगर कोई भी पूछे कि क्या है, कॉफी की शुरुआत कहाँ से हुई, कॉफी का ओरिजिन कहाँ से हुआ, तो सब यही बताते हैं कहाँ से हुई है, ब्राजील। मेरे बहुत सारे क्लासेस में लोग यही बोलते हैं कॉफी की शुरुआत ब्राजील से हुई, पर ये नहीं है। कॉफी जो है वो स्टार्ट हुआ इथोपिया से। ब्राजील में प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, लेकिन कॉफी की शुरुआत होती है इथोपिया से, ठीक है। तो सेवेंथ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉफी इंडिया वर्ल्ड में। सेवेंथ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन द वर्ल्ड इज इंडिया। सबसे ज्यादा कॉफी होती है ब्राजील में, ब्राजील के बाद वियतनाम में, देन कोलंबिया। हमें एक ही जानना है, ब्राजील में सबसे ज्यादा होती है, और भारत कौन से नंबर पे? इंडिया का पर्सपेक्टिव जाना बहुत जरूरी है, तो इंडिया है सेवेंथ पे, ठीक है। तो इंडिया हमारा सेवेंथ पे है। और फिफ्थ एक्सपोर्ट की जब बात करें, तो फिफ्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कॉफी है हम, है ना। हम एक्सपोर्ट भी करते हैं कॉफी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ खुद ही पी जाते हैं। वी है, तो हम क्या है, फिफ्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ, क्या है, फिफ्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ इंडिया नहीं, फिफ्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कॉफी है इंडिया, ठीक है। इंडिया इज फिफ्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कॉफी इन द वर्ल्ड। तो प्रोड्यूसर की बात करें, प्रोडक्शन की बात करें, तो हम दुनिया में 7वें नंबर पे हैं। और सबसे ज्यादा कौन करता है प्रोडक्शन? ब्राजील करता है। और एक्सपोर्टर की बात करें तो हम 5वें नंबर पे हैं। और जैसे मैंने क्या बताया, दो वैरायटी का कॉफी है, एक है रोबस्टा, एक है अराबिका। ये सब जानने की जरूरत नहीं, बस मैंने ऐसे बता दिया। एक ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये पिछले वाले पेपर में भी आया था, इसलिए मैंने आज ले लिया ये। कॉफी बोर्ड है एक, है ना। एक कॉफी बोर्ड बनाया गया भारत में,
कॉफी बोर्ड एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, एक सेक्शन 4 है कॉफी एक्ट 1942 का। उसके तहत कॉफी बोर्ड को एक स्टैट्यूटरी बॉडी यानी एक बाय लॉ एक बॉडी बनाई गई है जो कॉफी के रेगुलेशन को देखता है। और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक क्वेश्चन आ चुका है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। सो इट इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। कॉफी बोर्ड है ना, कॉफी बोर्ड कहाँ पे? दो सवाल है। कॉफी बोर्ड है बैंगलोर में, कर्नाटका में। कॉफी बोर्ड कहाँ पे है? बैंगलोर, कर्नाटका में। दूसरा, कॉफी बोर्ड कैसी ऑर्गेनाइजेशन है? स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है। और किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? इट कम अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बैंगलोर में। ठीक है, सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? कर्नाटका में, बता दिया। भारत क्या है? सेवेंथ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉफी का वर्ल्ड में। सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है? ब्राजील में। और हम एक्सपोर्टर के मामले में 5वें नंबर पे है। एक सेंट्रल कॉफी रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है, वो भी बैंगलोर में है। ठीक है, कर्नाटका में। कॉफी बोर्ड मैंने आपको बता दिया। ठीक है, उसी तरह से क्या है, एक रबर बोर्ड भी है। इंडिया में रबर सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? केरला में होता है। तो केरला का एक जगह है कोटियम। कोटियम में ही केरल को क्या कहते हैं? गॉड्स ओन कंट्री भी कहते हैं। गॉड्स ओन कंट्री है ना। सबसे ज्यादा स्पाइसेस काफी ज्यादा होता है यहाँ पे। ठीक है, इसको गॉड ओन कंट्री कहते हैं, स्पाइस कैपिटल भी कहते हैं कई बार। गॉड ओन कंट्री है ना, भगवान का अपना, बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट एंड ऑल। तो गॉड ओन कंट्री भी कहते हैं। और रबर बोर्ड है, इंडिया का रबर बोर्ड कहाँ पे? ये भी, ये सारे बोर्ड जो है ना, रबर बोर्ड भी किस मिनिस्ट्री में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री। ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। और ठीक है, और कहाँ पे है रबर बोर्ड? कोट्टयम में है। अब मैं कॉफी बोर्ड पढ़ा रहा था तो पैरेलली मैंने सारा कुछ मेंशन कर दिया। रबर बोर्ड कहाँ पे है? कोट्टयम, कोट्टयम केरला स्टेट में। उसी तरह से टी बोर्ड भी है। टी बोर्ड कोलकाता में है। ठीक है, टी बोर्ड कोलकाता में है। और फिर एक टोबैको बोर्ड है, तो टोबैको बोर्ड है गुंटूर में, आंध्रा के गुंटूर में है। कहाँ पे है? गुंटूर में। सारे का एक ही काम है, जैसे टोबैको बोर्ड होगा तो इट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ टोबैको इंडस्ट्री। एंड टी बोर्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ व्हाट, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ टी। ठीक है, तो ये हो गया, चार बोर्ड हो गया। कॉफी बोर्ड कहाँ पे है हमारे? कॉफी बोर्ड बेंगलुरु में है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, विच प्रमोट कॉफी प्रोडक्शन इन इंडिया। और हेडक्वार्टर बैंगलोर में है। रबर बोर्ड इज बेस्ड from Kottayam, Kerala, and it will look after the overall development of the rubber industry in the country, and it is under the administrative control of the Ministry of Commerce and Industry. Subsequently, टी बोर्ड है। टी का बोर्ड जो है, ये टी में हम काफी ज्यादा एक्सपोर्ट भी करते हैं, और चाय का कंजम्पशन बहुत ज्यादा है भारत में। तो ठीक है, तो टी बोर्ड जो है, चाय पे चर्चा भी होती है अब तो और भी ज्यादा चाय पी जाती है ना। टी बोर्ड क्या है? इट्स स्टेट एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कल्टीवेशन, प्रोसेसिंग एंड डोमेस्टिक ट्रेड एज वेल एज एक्सपोर्ट ऑफ टी पे ध्यान देती है। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। टोबैको बोर्ड का हेडक्वार्टर इज इन गुंटूर, विच इज बेस्ड इन हैदराबाद, सॉरी, आंध्र प्रदेश। तो ये हो गया जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है आज के। और आज के पेपर में और क्या क्या है वो चीज़ अब वो भी डिस्कस कर लेते हैं, कुछ अगर रह रहा हो तो। जो प्रथा चली आ रही है हमारी, फॉलो करते हैं उसको। ठीक है, तो ओम बिरला साहब को वापस से स्पीकर बना दिया गया है। ठीक है, स्पीकर के ऊपर काफी चर्चा कर चुके हैं अपन, है ना। कौन से आर्टिकल में बताया मैंने आपको? आर्टिकल 93 में क्या मेंशन है? जितना जल्दी हो जाए उतना स्पीकर और डिप्टी स्पीकर अपॉइंट करो। तो स्पीकर तो अपॉइंट कर दिया, अभी डिप्टी स्पीकर अपॉइंट नहीं किया गया। अब क्या है, प्रोटेम स्पीकर की भी बात की थी हमने, है ना। तो अब सबको जब वोट मिल गया तो प्रोटेम स्पीकर का पोस्ट जो है अपने आप ही एबॉलिश हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम बात कर चुके हैं। लेपर्ड देखो, है ना, ये लेपर्ड आज काफी न्यूज में है। लेपर्ड की भी चर्चा हो गई। हम्म, ये एज सच इम्पोर्टेंट नहीं है। पॉलिटिकल न्यूज, लेपर्ड हमने डिस्कस कर लिया, वी हैव डिस्कस लेपर्ड। भाई, ओम बिरला विल प्रिसाइड इवन मोर बैलेंस्ड। एक ऐसी न्यूज है, मतलब अवेयरनेस के लिए जान लो। प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू कोल माइनिंग कॉजेज रेस्पिरेटरी, मतलब बहुत ज्यादा अगर कोल माइन के आसपास जो एक्सपोजर होता है उससे बहुत सारा रेस्पिरेटरी और स्किन डिजीजेज होता है। ठीक है,
एक बार निकोबार प्रोजेक्ट पे अपन एक बार डिस्कस करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। ये वही है जो मैं आपको बता रहा था, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को क्या स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला 1977 में, क्या रेलिवेंस है, इन सब चीजों के ऊपर है। ये दोनों आर्टिकल उसी पे है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन पे। इस आर्टिकल से इस आर्टिकल से एक ही इन्फ्लुएंस है कि इंडिया में एक जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो बहुत ही पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, 1851 में आता है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जूलॉजी के बारे में बेसिकली कि कैसे हमें अपनी जियो हेरिटेज साइट्स को प्रोटेक्ट करना है। और जियो जीएसआई के बारे में और हेरिटेज के बारे में मैं आपको बताऊंगा। अभी अभी पिछले वाले आर्टिकल में एक दिन पहले जो आर्टिकल आया था उसमें भी एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, वो हमारे काम की है। अभी मैं डिस्कस करूंगा। श्रीनगर को एक वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी में इंक्लूड किया गया है, तो दैट विल डिस्कस, है ना। दिल्ली में वाटर क्राइसिस चल रहा है, ये वाला हमने देख लिया, है ना। सोलर पोटेंशियल। कॉफी वाला देख लिया हमने। टाटा मोटर्स, ये न्यूज़ हमारा, हाँ एक ये है। सिंगापुर पोर्ट कंजेशन शोज ग्लोबल इम्पैक्ट ऑफ रेड सी, है ना। रेड सी के बारे में एक चीज देख लो आप, रेड सी के बारे में। रेड सी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कई बार ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रेड सी को इनसर्कल करने वाली कौन कौन सी कंट्री है। इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है, डेजी, है ना। ऐसे याद कर लो या आप जैसे बना लो, एक सीड्स भी बना सकते हो, सीड्स, वाई वाई। मान लो यमन, वाई से कुछ भी याद रख लो जो याद रख सकते हो। अमन में एक बीज है, यमन में एक बीज है, सीड्स वाई या डेजी, जो भी आपको याद करना हो ऐसे बना सकते हो। डी से एक कंट्री है जिसका नाम है जिबौटी। ई से एक कंट्री है उसका नाम है इरिट्रिया। ऐसे सऊदी, सऊदी अपना सऊदी अरेबिया वाला। देन वी हैव वन मोर एस विच इज सूडान, ठीक है। सूडान, इजिप्ट एंड यमन, ठीक है, यमन। तो रेड सी को इनसर्कल करने वाली ये कंट्री है, सीट्स वाई, सऊदी, इरिट्रिया, इजिप्ट, जिबौटी, सूडान एंड यमन, ठीक है। दीज सिक्स कंट्रीज जो क्या है, इनसर्कल करती है रेड सी को। तो ये आपको याद करना है कि रेड सी को कौन कौन सी कंट्री है इनसर्कल करने वाली। जैसे मान लो कि भाई मेरे को मैप बनाना नहीं आता, बढ़िया, आप बस ऐसे ही समझ लो, ये है अफ्रीका का पार्ट, यहाँ वाला हिस्सा जो है यहाँ पे यमन है। यमन में एक एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है हाउथी, काफी न्यूज में रहता है, ठीक है, हाउथी रिबेल। तो रेड सी को इनसर्कल करने वाली कौन कौन सी कंट्री है, कैसे याद करेंगे, सीड्स वाई, सीड्स क्या है, बीज, है ना। मान लो यूगोस्लावाकिया तो याद होगा नहीं। मान लो यमन में या जो भी वाई से किसी का नाम हो या याक हो, कुछ भी ऐसा समझ लो, जो आपको याद रहे, डेजी याद रहे या सीड्स याद रहे, तो क्या कर लोगे आप, ऐसे रिकॉल कर लोगे, है ना। डेजी या सीड्स। जी से कौन सी कंट्री है, जिबौटी, इरिट्रिया, ऐसी सऊदी, सूडान, इजिप्ट एंड यमन, ठीक है। तो रेड सी को इंसर्कल करने वाली कंट्री है। यमन में एक ग्रुप है, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है हाउथीज। ईरान कहता है कि ईरान को बैक करने वाला 3H है, 3H से क्या क्या है, ईरान को बैक करने वाला 3H क्या है, एक है हमारा हमास, हमास है। देन वी हैव हाउथीज, हाउथीज रिबेल फ्रॉम यमन। और एक है हिजबुल्ला, ये सब मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, हिजबुल्ला। हमस कहाँ से है, गाजा, सुनते हो काफी न्यूज में चल रहा है, हमस कहाँ से, हाँ गाजा से। हाउथीज आर द ग्रुप इन बेस्ड फ्रॉम यमन। एंड हिजबुल्ला जो है ये है लेबनान से, लेबनान से। तो ईरान को क्या है, ईरान को ये तीनों बैक कर रहा है। ईरान कहता है कि हमें एक रिवेंज लेना है, किस चीज का रिवेंज लेना है, मुस्लिम ब्रदरहुड का, ठीक है। पहले यही काम करता था सऊदी, लेकिन अब सऊदी और यूएस एक दूसरे का अलाय है। तो सऊदी अभी इस मुद्दे पे क्या कुछ भी नहीं बोलता है। तो अब क्या है, ईरान ने ले लिया है। तो मैंने ये आपको बता दिया पहले से ही, 3H कहाँ पे, ईरान। ईरान को रिवेंज लेना है मुस्लिम ब्रदरहुड का। तो गाजा में हमास मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, हाउथीज आर फ्रॉम यमन, और हिजबुल्लाह इज फ्रॉम लेबनान। वो जो दिया गया है उसमें ये दिया गया है कि एक मैंने ये बता दिया आपको पहले तो कि रेड सी को कौन कौन सी कंट्री इंसर्कल करती है, 6 कंट्री हो गई। डेजी, है ना, जिबौटी, इरिट्रिया, सऊदी, सूडान, इजिप्ट एंड यमन, ठीक है। फिर ये ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली आपको बता दिया कि ऐसा ऐसा पॉलिटिकल सिनेरियो है। जो इम्पोर्टेंट कहानी वो है, एक होता है, एक ज्योग्राफी में एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं स्ट्रेट। स्ट्रेट क्या होता है,
स्टेट इज बेसिकली एक नैरो बॉर्डर, जो एक छोटा सा बॉर्डर होता है। अ नैरो बॉर्डर, अ नैरो बॉर्डर ऑफ वाटर, है ना। छोटा सा वाटर चैनल होगा, मान लो कि एक ये नैरो बॉर्डर, ये वाटर चैनल है, और इसके इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ क्या है, लार्ज वाटर बॉडीज है। तो नैरो चैनल जो दो लार्ज वाटर बॉडी को ज्वाइन करता है, उसको हम कहते हैं स्ट्रेट। तो इट्स अ नैरो बॉडी ऑफ वाटर channel, rather water channel that connects two larger bodies, two large two larger bodies of water, bodies of water. So it's a narrow border of water that connects two larger bodies of water, उसको हम स्ट्रेट कहते हैं। तो एक काफी इंपॉर्टेंट स्टेट है स्टेट ऑफ मलक्का, है ना। स्टेट ऑफ मलक्का जो है रेड सी के पास है, वहां पे स्टेट होने का मतलब क्या, वाटर बॉडी होगी तो क्या होगा, वहां से बहुत सारा सामान जाएगा। लेकिन जब पैसेज बहुत पतला होगा, मान लो बहुत थिन होगा, तो बहुत सारा मतलब सामान जाएगा, तो क्या किसी चीज से जाएगा, शिप से जाएगा, तो हर कंट्री भेज रही है, तो भेजेगी, तो ये क्या है, यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो जाता है। तो उसको कहते हैं चोक पॉइंट। क्या कहते हैं, चोक पॉइंट। वहां पे ट्रैफिक कंजेशन बहुत ज्यादा हो गया, चोक पॉइंट बहुत ज्यादा हो गया है। तो इसीलिए बहुत सारा नया नया ट्रेड रूट खोजने की कोशिश करते हैं, ताकि प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो जाए। और और पास का रास्ता अगर होता है तो क्या होता है, उससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सस्ता हो जाएगा ना। मान लो कि हमें यहाँ से यहाँ आना है, और यहाँ पे कोई पहाड़ वहाड़ है जिसकी वजह से हम आ नहीं पा रहे हैं, तो हमें मान लो यहाँ से यहाँ घूम के फिर यहाँ आना पड़ रहा है, यहाँ से यहाँ घूम के आना पड़ रहा है, तो पैसा लग रहा है बहुत ज्यादा। अगर यहीं से हम कोई रास्ता निकालते सीधे पहुंच जाए, तो हमें कम पैसा लगेगा। तो यही चीज है। स्ट्रेट तो है, स्ट्रेट ऑफ मलाका एक काफी इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है, जहाँ से बहुत सारी चीजें रेड सी के पास से आके, उधर से आके गुजरती है। तो वहीं सिंगापुर में ही सिंगापुर में भी एक पॉइंट है, तो सिंगापुर वाले काफी पैसा उससे बना रहे हैं। यही है बेसिकली, मतलब कहानी ऐसी थी कि अ, मतलब क्या रास्ता हो सकता है, जैसे वो पैसा बना रहे हैं वैसे ही कह रहे हैं कि इंडिया भी वैसा ही ग्रेट निकोबार में भी करने की कोशिश कर रहा है। बेसिकली सबको क्या है, अपनी इकोनॉमी अच्छी करनी है। तो हमारे मतलब की चीज यही थी कि रेड सी को कौन कौन सी कंट्री इंसर्कल करती है। बाकी ये कहानी मैंने थोड़ा सा आपको ऐसे बता दिया। ठीक है। तो यही था आज इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर में। अब लास्ट डे का न्यूज़पेपर में अपन थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। हाँ जी। तो लास्ट दिन के न्यूज़पेपर में यह था, ममता से बंगाल मस्ट बी इन्वॉल्व इन एनी टॉक्स ऑन शेयरिंग ऑफ तीस्ता रिवर। एक तीस्ता रिवर है। तीस्ता रिवर जो है, ये इंडिया और बांग्लादेश के वजह, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो भी कन्फ्लिक्ट होता है, यही वाटर कॉन्फ्लिक्ट, ये बिकॉज ऑफ द तीस्ता रिवर। ठीक है, बांग्लादेश कहता है हमारी अपनी इकोनॉमी के लिए हमको भी पानी चाहिए, तो हमें पानी दो। और बदले में इंडिया की तरफ से क्या है, हाँ, वेस्ट बंगाल जो है, वेस्ट बंगाल में बहुत बड़ा शेयर आता है तीस्ता रिवर का। तो वेस्ट बंगाल कह रहा है कि हमारी इकोनॉमी, हमारे रिसोर्सेज बन रहा है, तो हम क्यों अपना पानी शेयर करें। तो ये वाटर कॉन्फ्लिक्ट है जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में होता रहता है, सॉरी, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है बिकॉज ऑफ द तीस्ता रिवर। एक सवाल ये पूछ लेंगे, तीस्ता रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, ब्रह्मपुत्रा नदी की। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा रिवर को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। जैसे इंडिया में ब्रह्मपुत्र कहते हैं, बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। तो जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, तो तीस्ता बेसिकली क्या है, एक तो ब्रह्मपुत्र रिवर हुए, तीस्ता किसकी ट्रिब्यूटरी है, ब्रह्मपुत्र रिवर की। ठीक है, उसको जमुना कहते हैं बांग्लादेश में। तीस्ता नदी इंडिया और बांग्लादेश दोनों से बह रही है, फ्लो कर रही है बेसिकली। तो इसका ओरिजिनेशन कहाँ पे होता है, सिक्किम में इसका ओरिजिन होता है तीस्ता रिवर का। ठीक है। तो यही है। तो कॉन्फ्लिक्ट यही है भाई, सबको, सब कह रहे हैं हमें पानी चाहिए, बांग्लादेश कह रहा है कि हमें वाटर देना चाहिए। और तो यही है, बराज बना हुआ है। और कह रहे हैं क्या, तो दो बड़े से बराज बने हुए हैं इस पे, तीस्ता नदी पे। एक तो बांग्लादेश में बना है, उसका नाम है ड्रूनी, और एक इंडिया में जो बना है उसका नाम है गजोल डोबा। ये सब इंपॉर्टेंट चीज नहीं है आपके लिए, बस एक कॉन्फ्लिक्ट तीस्ता रिवर के बारे में जानना था। अब एक ना तीस्ता के ऊपर एक बेसिकली कंस्ट्रक्शन भी चल रहा था पास में उसके। तो बीआरओ एक बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है भारत में, जो भी कोई भी डिफिकल्ट टेरेन पे रोड बनाना होता है तो बीआरओ बनाती है।
ठीक है, तो तीस्ता के पास एक बीआरओ एक रोड भी बना रही थी। तो बेसिकली क्या है, नदी के पास में नहीं, मतलब एक एरिया है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा था। ठीक है, तो बीआरओ बेसिकली जो एक आइडिया है वो 1960 में आता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू लेके आते हैं, ताकि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो भी भारत का जो नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर है, जहाँ पे टेरेन डिफिकल्ट है, प्लेन लैंड में तो थोड़ा रोड कंस्ट्रक्ट करना आसान है, लेकिन ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये बॉर्डर के अराउंड ही और डिफिकल्ट टेरेन में रोड बनाने का इनका स्पेशलिटी है। तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के स्पीडी डेवलपमेंट के लिए क्या है, एक बीआरओ बेसिकली बनाया गया था। दिस आइडिया वाज कंसीव्ड एंड रेज्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू इन 1960। अब ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। अब आप देखो, ये यही एक ट्रिविया होता है, मैंने इसीलिए इसको अंडरलाइन किया है। ट्रिविया क्या है भाई, आप सोचोगे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, बॉर्डर से रिलेटेड चीज है, या तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आएगा या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आएगा, है ना। हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, सॉरी, नहीं। आप क्या सोचोगे इसमें, बॉर्डर की वजह से आप सोच लोगे हो सकता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आ जाए, और रोड की वजह से सोचोगे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के अंदर आएगा, पर ये है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का पार्ट। ठीक है, तो यही है, बस ऐसे लगा दिया था आपके लिए कि बीआरओ आपको थोड़ा जानकारी हो। ये है ब्रह्मपुत्रा नदी, और यहाँ पे क्या है, तिब्बत, तिब्बत नहीं, सॉरी, इट्स तीस्ता रिवर। ठीक है, जो कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन इंडिया एंड, ये हो गया बंगाल वाला पार्ट, और ये बांग्लादेश वाला पार्ट। ठीक है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट चलता आ रहा है, यही है बेसिकली। और इंडिया जापान नहीं, इंडिया पाकिस्तान का है एक इंडस वाटर ट्रीटी है, जिसको लेके हमेशा कुछ ना कुछ मसला चलता रहता है। अब हम देखते हैं इंडस वाटर ट्रीटी क्या है। इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो 1960 में साइन हुआ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और इसको जो है, इस ट्रीटी को मीडिएट किया वर्ल्ड बैंक, वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली सवाल पूछा जाता है। इंडस वाटर ट्रीटी काफी न्यूज में रहता है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान में काफी कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। तो इंडस वाटर ट्रीटी क्या है, ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। तो जब ये ट्रीटी साइन किया गया था, तो पाकिस्तान की तरफ से प्रेसिडेंट अयूब खान थे, और भारत की तरफ से हमारे जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो ट्रीटी वाज ब्रोकर्ड बाय वर्ल्ड बैंक। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, कि पानी का इस्तेमाल कैसे करेंगे। जो इंडस रिवर सिस्टम है, इंडस रिवर सिस्टम में बेसिकली 5 नदियां हैं, रावी, ब्यास, सतलज, चेनाब और झेलम। तो ये कहते हैं इन नदियों का जो पानी है उसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, वो इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे लाई करता है। तो ये क्या कहते हैं कि ये ट्रीटी में यही कहा गया है कि वाट आर द राइट एंड ऑब्लिगेशन ऑफ कंट्री, क्या जो हम पानी, जो इंडस रिवर सिस्टम का जो वाटर है हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। वाटर का क्या है भाई, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बना सकते हैं उससे, हाइड्रो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके डैम कंस्ट्रक्ट करके हम क्या, उससे बिजली भी उत्पन्न कर सकते हैं। तो पानी का वैसे भी काफी इंपॉर्टेंट है, उसके आसपास इकोनॉमी काफी ज्यादा बसती है ना। तो यही है। तो इसमें तीन ईस्टर्न रिवर है जो भारत को दी गई। भारत को क्या दिया गया, बीआरएस, है ना, बीआरएस। ये याद रखो, भारत को कौन कौन सी नदियां मिली, ब्यास, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछा जाता है। भारत को तीस्ता रिवर्स इंडस वाटर ट्रीटी के थ्रू क्या मिला गया, बीआरएस। बीआरएस इज ब्यास, रवि एंड सतलज। ये तीनों जो रिवर है, इसका, ये क्या है, इसका यूज किसको मिला, इंडिया को भी, इंडिया के पास इसका कंट्रोल है, ब्यास, रवि एंड सतलज का। और पाकिस्तान को मिला आईसीजे। आईसीजे आपने सुना भी होगा, इंटरनेशनल क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन, क्रिमिनल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सॉरी। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या है, आईसीजे मिला पाकिस्तान को, क्या क्या मिला, इंदस, चेनाब और झेलम। ये चला गया, आईसीजे चला गया पाकिस्तान के पास। और आरबीएस आरबीएस भी कर सकते हो, बीआरएस ने, सॉरी, आरबीएस कर लो, आरबीएस है ना, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड। रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड सुना होगा आपने। तो वैसे ही याद करने के लिए कुछ कुछ चीजें देखो, बनाओगे तो थोड़ा आसान करना, याद करना आसान हो जाता है, अदरवाइज कितनी चीजें याद करोगे। तो ट्राई टू फाइंड अ स्मार्ट वे। बी, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, आरबीएस। रावी, ब्यास एंड सतलज, ये किसको मिला, भारत को। रावी, ब्यास एंड सतलज मिला भारत को। और इंदस, चेनाब और झेलम किसको मिला, आईसीजे, यानी कोर्ट ऑफ जस्टिस जैसे बताना, आईसीजे। इंदस, चेनाब और झेलम मिला पाकिस्तान को। तो याद रखोगे, तीन वेस्टर्न नदियां, आईसीजे किसको मिला, इंदस, चेनाब और झेलम मिला पाकिस्तान को। और भारत को मिला रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड। कौन कौन सा, रावी, ब्यास एंड सतलज। रावी, ब्यास एंड सतलज ईस्टर्न रिवर गोज टू इंडिया, एंड द वाटर ऑफ थ्री वेस्टर्न रिवर इंदस, चेनाब एंड झेलम गोज टू पाकिस्तान। तो ये ट्रीटी में यही कहा गया है कि वेस्टर्न रिवर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो वेस्टर्न रिवर किसको मिला, पाकिस्तान को। ये इसके लिमिटेड इरिगेशन यूज के लिए दिया गया है इसको, ऐसा नहीं कि जो मन करे करे। और पावर जनरेशन इन सब चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यही बेसिकली आइडिया था कि कैसे नदियों का इस्तेमाल होगा।
पानी का कैसे कैसे दोनों इस्तेमाल करेंगे। तो एक परमानेंट इंडस ट्रीटी कमीशन भी बनाया गया ताकि ये ट्रीटी को ठीक से चलाया जा सके, उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से। तो ये आपके लिए एक स्लाइड लगा दी मैंने। रावी ब्यास सतलज, इंडस चेनाब झेलम, ये चला गया पाकिस्तान को, और ये वाला पार्ट है इंडिया को। इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, इंडस रिवर सिस्टम के वाटर। तो ये हो गया। अब ये काफी इंपॉर्टेंट है। श्रीनगर वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी टैग, श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी टैग दिया गया है। ठीक है, वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी टैग। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल एक है जो एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, उसी ने इसको ये टैग दिया है। ठीक है, तो वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल क्या है, ये कुवैत बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, 4 लोगों ने मिलकर बनाया, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इससे बेसिकली क्या मिलेगा, एक ग्लोबल स्टेटस मिल जाएगा। तो श्रीनगर के वैसे भी कुछ कुछ क्राफ्ट है, आपने सुना होगा, जैसे एक पश्मीना शॉल है वहाँ पे, और भी कुछ कुछ क्राफ्ट है। तो इससे वजह से तो आपको याद क्या रखना है आपको, कि वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी टैग किस भारत के शहर को मिला है, तो वो मिला है श्रीनगर को। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो श्रीनगर को क्या कौन सा टैग मिला है, वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी टैग फ्रॉम वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल। ठीक है, अब एक इंडिया फिलीपींस के बीच में एक ब्रह्मोस को लेके एक डील है, ब्रह्मोस के बारे में देख लो कि ब्रह्मोस क्या है। एक ये इंडिया और ब्रह्मोस, ये ब्रह्मोस ये 2 रिवर के ऊपर है, ब्रह्मपुत्र एंड मॉस्कोवा ऐसा नाम रखा गया है। ये इंडिया के ब्रह्मपुत्र और मॉस्कोवा वहाँ की नदी है। तो इंडिया और रशिया के बीच में एक जॉइंट वेंचर है, जिसका ये जो मिसाइल है उसका क्या रेंज है, 290 किलोमीटर, फास्टेस्ट मिसाइल इन द वर्ल्ड, जिसका स्पीड इतना ज्यादा है, नियरली साउंड के 3 गुना है। तो ब्रह्मोस इज नेम्ड आफ्टर रिवर ब्रह्मपुत्र फ्रॉम इंडिया और मॉस्कोवा फ्रॉम रशिया। 2 नदियों के बीच का नाम बनाया गया है लेके, तो ब्रह्म फ्रॉम ब्रह्मपुत्र एंड मोस फ्रॉम मॉस्कोवा। ठीक है, तो इसमें फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल है। फायर एंड फॉरगेट का मतलब, आप किसी भी लॉन्च पैड से उसको फायर करो और भूल जाओ, फिर वो अपने आप टारगेट को मतलब अचीव कर लेगा। अचीव इन द सेंस की बेसिकली ऐसा कहते हैं, लॉन्च पैड का जो मिसाइल सिस्टम होता है उसमें फायर एंड फॉरगेट टेक्नोलॉजी होता है, कि आपने क्या किया, आपने एक फिक्स कर दिया टारगेट को, और कहीं से भी लॉन्च पैड से आपने उसको फायर कर दिया, फिर वो अपने आप टारगेट पे हिट कर जाएगा। तो इंडिया क्या है, फिलीपींस को देने वाला है अपना ये, फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल मिसाइल देगा। वियतनाम, यूएई एंड इंडोनेशिया अमंग अदर पोटेंशियल कस्टमर ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल। वियतनाम, यूएई और इंडोनेशिया भी जो है वो ब्रह्मोस मिसाइल भारत से खरीदेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारे डिफेंस में काफी पैसा आएगा, और स्ट्रैटेजिकली इंडिया इज डेवलपिंग। तो दिस इज ऑल फ्रॉम टुडेज हिंदू आर्टिकल, है ना। और हमने पिछले क्लास का भी डिस्कस कर लिया। थैंक यू एवरीवन, विल मीट डे आफ्टर टुमारो।